नमस्कार, एबीपी गंगा देख रहे हैं आप। मैं हूं अवधेश। पूरा पश्चिम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे आगरा की। आगरा में आज महिलाओं ने अनोखा प्रदर्शन निकाला। दरअसल आगरा में प्राइवेट बिजली कंपनी टोरेंट के बढ़ते बिलों की वजह से और लॉकडाउन का 3 महीने का बिजली बिल माफ करने के लिए शहर की महिलाओं ने टोरेंट कर्मचारियों को 101 राखियां भेजी। उन्होंने टोरेंट दफ्तर में पहुंचकर टोरेंट पावर के अधिकारियों को लिफाफे में बंद करके राखी भेंट की। इस दौरान महिलाओं ने कहा कि रक्षाबंधन पर्व भाई बहन के पवित्र प्रेम का प्रतीक है। कोरोना काल में इस त्योहार को मनाना भारी पड़ रहा है, इसीलिए शहर की समस्त बहनों ने टोरेंट कर्मचारियों और अधिकारियों को राखी दी है ताकि ईश्वर उनकी हिफाजत करें। इसके साथ ही साथ हमने टोरेंट पावर से 3 माह यानी कि लॉकडाउन के दौरान का बिजली का बिल माफ करने की मांग की है। तो देखिए, 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर महिलाओं का प्रदर्शन और टोरेंट कर्मचारियों को उन्होंने राखी बांधी है। टोरेंट कर्मचारियों को राखियां भेजी भी हैं उन्होंने और बिजली बिल माफ करने की गुजारिश भी की है। और नोएडा पुलिस ने 2 दिन पहले 2 साल के बच्चे के अपहरण का मामला सुलझा लिया है। पुलिस के मुताबिक बच्चे का अपहरण चंद पैसों के खातिर चचेरे भाई ने ही किया था, लेकिन पुलिस की तेज कार्रवाई से घबराकर अपहरणकर्ताओं ने मासूम को पार्क में छोड़ दिया और मौके से फरार हो गए। पुलिस ने बच्चे को बरामद कर लिया और मुख्य आरोपी और उसके दोस्त को गिरफ्तार किया। वहीं आरोपियों की तलाश की जा रही है। तो किडनैपर्स को शिकंजे में ले लिया गया है, मासूम को छुड़ा लिया गया। तो नोएडा में जिस तरीके से अपहरण कांड हुआ था, चचेरा भाई ही अपहरणकर्ता निकला। हालांकि पुलिस ने बच्चे को सुरक्षित बरामद भी कर लिया है और अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया है। जैसा आप सभी जानते हैं कि 28 जुलाई इसी महीने में एक थाना 49 के सरफाबाद क्षेत्र से एक 2 साल का बालक किडनैप हुआ। उसके फादर की सूचना पर तत्काल पुलिस ने एक्टिविटी शुरू कर दी थी और बड़ी त्वरित गति से कार्रवाई करने पर लगभग सूचना प्राप्त होने के 1 घंटे के अंदर ही इस बच्चे को रिकवर किया गया था। रिकवरी के बाद मुकदमा जो कायम हुआ था उसमें कार्रवाइयां शुरू हुई और हमारे क्राइम ब्रांच की टीम ने भी इसमें योगदान दिया, हमारे स्वॉट टीम प्रभारी ने भी योगदान दिया। वहीं गाजीपुर में कोरोना से जुड़ा एक सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। जनपद में 42 कोरोना पॉजिटिव मरीज लापता हैं। उनका पता जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन नहीं लगा पा रहा। जनपद में प्रतिदिन कोरोना के 50 से ज्यादा पॉजिटिव केस सामने आ रहे हैं। ऐसे में 42 कोरोना मरीजों के लापता होने की वजह से संक्रमण का खतरा और बढ़ गया है। आपको बता दें कि पिछले करीब 15 दिन से ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जब कोरोना मरीज लापता हो रहे हैं। उसके बाद भी लगातार लापरवाही बरती जा रही है और अब धीरे धीरे लापता मरीजों की संख्या 42 तक पहुंच गई। ये होता क्या है कि जो पॉजिटिव मरीज हैं उनको पता हो जाता है कि हम पॉजिटिव है, वो जाना नहीं चाहते हॉस्पिटल, तो अपना गलत एड्रेस पहले से ही लिखा देते हैं और फ़ोन नंबर भी गलत दे देते हैं या स्विच ऑफ कर देते हैं। तो पता करना थोड़ा मुश्किल होता है। फिर भी हम लोग पता करते रहते हैं किसी तरह से और बीच बीच में कुछ मिलते भी रहते हैं। तो ऐसे रोज कुछ न कुछ आते रहते हैं। तो इस तरीके से जो कोरोना को लेकर तमाम समस्याएं उठ रही हैं और सबसे अहम बात यह कि तमाम ऐसे मरीज हैं जो अपना गलत पता देते हैं और ये दिक्कत के सबब प्रशासन के लिए बन जाता है। बलिया में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। यहाँ के जिला कारागार के कुल 817 बंदियों में से 224 बंदी और 4 जेल स्टाफ कोरोना संक्रमित पाए गए। इसके बाद जिला प्रशासन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को अस्थायी कारागार बनाने की कवायद में जुट गया है। यहाँ पर नए आने वाले बंदियों को 15 दिन के लिए रखा जाएगा। उसके बाद ही इन बंदियों को मुख्य कारागार में भेजा जाएगा। तो जिला जेल में कोरोना के मामले जिस तरीके से बढ़े हैं, कुल 224 बंदियों को कोरोना हो गया यहाँ पर और 4 जेल स्टाफ भी कोरोना संक्रमित है। सवाल यही उठता है कि जब जेलों को लेकर एहतियात बढ़ते जा रहे थे तो फिर जेल के अंदर आखिर कोरोना कैसे पहुंचा और जेलों को कोरोना से बचाने के लिए बड़ी संख्या में अपराधियों को या फिर जो ट्रायल पर हैं जिनको न्यायिक हिरासत में भेजा गया है उनको पेरोल पर छोड़ा भी गया था, लेकिन बावजूद इसके बलिया जिला जेल में 224 बंदी कोरोना पॉजिटिव पाए गए।
और प्रदेश की नदियों में बारिश के पानी बढ़ने से कई शहरों और गांव में लोगों की जिंदगी मुश्किलों में घिर गई। नदियों के बढ़ते जलस्तर की भयावह तस्वीर हम आपको 3 तस्वीरों में दिखाते हैं। किसान परेशान हैं, गांव के लोग भारी मुश्किल में हैं, लेकिन इन्हें मदद नहीं मिल पा रही है। तो देखिए, ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। चारों तरफ पानी का कहर है। बाराबंकी, पीलीभीत और लखीमपुर की कहानी एक सी हो गई है। हर तरफ जल प्रलय है और जिंदगी मुसीबत में फंसी हुई है। तो नदियों में उफान आ गया है, कटान लगातार चल रहा है और सबसे परेशान करने वाली बात यह है कि जो बढ़ती हुई नदी का जल स्तर है वो अब रिहायशी इलाकों तक पहुंच गया है। घरों में पानी घुस चुका है, जिंदगी मुश्किल में पड़ गई है। बाराबंकी, पीलीभीत और लखीमपुर की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर नदियों में उफान आ गया है, जिंदगी मुश्किल में पड़ गई है। लेकिन भारी कटान जो हो रहा है उससे तमाम कवायदें राहत और बचाव की इस वक्त फेल नजर आ रही हैं। हालांकि ग्रामीण अपने स्तर पर भी इस कटान को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कटान धीरे धीरे गांव के करीब आता जा रहा है। और देखिए, तमाम घर लखीमपुर में ऐसे हैं जहां पर घरों के भीतर तक पानी दाखिल हो चुका है। उधर बाराबंकी जिले में सरयू नदी का जलस्तर बढ़ने से हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। सरयू नदी में लगभग 2 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद से तराई के दर्जनों गांव में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। सबसे ज्यादा परेशानी सिरौली गौसपुर तहसील के इटहुआ, पूरब, सनावा, टेपरा के ग्रामीणों का है। सरयू नदी के कटान से घरों तक पानी आ चुका है। लोगों ने बांध पर अपना आशियाना बना लिया है। अरे हमको तो बहुत बड़ा दुश्मन मिला है। जब से ये बाढ़ अधिकारी आए हैं, भरद्वाज साहब, तब से बहुत तेजी से कोई काम होता है, बड़ी तेजी से कराते हैं। और अभी कटान का मामला था, कल राहुल जी साहब आए थे, हमसे बोल गए थे कि पूछ लीजिए, ये सब कटान रुकवा दिया। ये देखो, यहाँ नदी काट रही थी, ये देखिए, और ये कटान रुक गया है बोरियों की डंप से। रात भर काम चला है और यहाँ के लोगों से रात भर काम चला। रात भर ये सरकारी स्टाफ भी जुटे रहे और हम जुटे रहे, हमारे लेबर जुटे रहे। तो लगातार राहत और बचाव की कोशिशें जारी हैं। बाराबंकी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जिस तरीके से अब एकदम रिहायशी इलाकों तक नदी पहुंच गई है और धारा इतनी तेज है कि लगातार कटान हो रही है। ऐसे में जो अधिकारी हैं उन्होंने भी कटान को रोकने के लिए युद्धस्तर पर काम शुरू कर दिया है। बोरियों में बालू भर भर के वहां पर कटान को रोकने के लिए बड़ी संख्या में बोरियां रखी जा रही हैं ताकि कटान को रोका जा सके। और ग्रामीणों का कहना है, बाराबंकी के कुछ क्षेत्रों का कहना है कि कुछ लोगों का कि इस कवायद से कटान रोकने में काफी मदद मिली भी है। और अब आपको श्रावस्ती की तस्वीर दिखाते हैं। राप्ती आज फिर खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। राप्ती की लहरों ने यहां पर कई दर्जन गांव को अपने आगोश में ले लिया है, जिससे कई गांव में पानी ही पानी नजर आ रहा है। पानी से घिरे लोग पलायन करके सुरक्षित जगह तलाश रहे हैं। कई लोगों के मकान और सैकड़ों बीघा जमीन कटकर राप्ती में समा गई। लोग दूसरों के घरों में बसेरा करने को मजबूर हैं। सबसे हैरत की बात यह है कि इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। इसी बाढ़ का जायजा लेने एबीपी गंगा खुद उस गांव में पहुंचा जहां पर चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। तो श्रावस्ती की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बाढ़ का कहर अब गांव की सरहदों को छू चुका है। जो गांव की सरहदें हैं वो पानी में समाने लगी हैं। दूसरे इलाकों में जाने के लिए लोग मजबूर हैं, क्योंकि देखिए, आपको जहां तक नजर जाएगी वहां तक पानी ही पानी दिखेगा। घरों में पानी घुस चुका है और लगातार जिस तरीके से जल स्तर बढ़ रहा है उससे ग्रामीणों की टेंशन बढ़ती चली जा रही है। वहीं दूसरी तरफ बनबसा बैराज से 2,28,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद पीलीभीत में शारदा नदी किनारे बसे करीब आधा दर्जन गांव में जलभराव हो गया। जिला मुख्यालय से संपर्क टूटने के कारण 4 जिलों से होकर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में मदद पहुंचाना जिला प्रशासन के लिए चुनौती का सबब बन चुका है। आपको बता दें कि बीते 4 दिनों से पीलीभीत सीमा से सटे थाना हजारा क्षेत्र के ट्रांस शारदा नगर, राहुल नगर सहित करीब आधा दर्जन शारदा किनारे बसे लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। तो घाघरा और राप्ती की तरह शारदा नदी भी लोगों के लिए संकट का सबब बन चुकी है।
और अब आपको लखीमपुर की भी तस्वीर दिखाते हैं। लखीमपुर खीरी में लगातार हो रही बारिश और नेपाल से आ रहे बाढ़ के पानी से मोहाना नदी में उफान आ गया। इलाके के कई गांव में बाढ़ का पानी पहुंच गया। अचानक आई बाढ़ से लोग परेशान हैं। बॉर्डर के तिकुनिया कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत नेपाल से मोहना नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण नेपाल सीमा से सटे गांव रन नगर, गंगानगर, रामनगर, मुजहा, कोटियाला घाट और जनकपुरवा नए पिंड में लोगों का जनजीवन प्रभावित हो रहा है, जिससे लोग परेशान हैं। तो लखीमपुर की खीरी की तस्वीर आप देखिए। यहाँ पर भी हालात ऐसे हैं कि इतना ज़्यादा नदी में पानी बढ़ चुका है कि पानी पुल के ऊपर से बहना शुरू हो गया है। आवागमन ठप हो गया है। लोग जहाँ हैं वहाँ पर फंस कर रह गए हैं। और अगर हम ग्रामीण इलाकों की बात करें, रिहायशी इलाकों की बात करें, तो जो बाढ़ का पानी है वो गांव के अंदर तक दाखिल हो चुका है। हालांकि ये कहानी हर साल की है, कहानी पुरानी है। सवाल यही है कि बाढ़ की इस विभीषिका का कोई स्थायी हल है या नहीं है, या फिर ये लोग नियत मानकर ऐसे ही साल दर साल बर्बादी का सितम झेलते रहे। तो नदियों में उफान आ गया है। कटान संकट का सबब बन रही है। घरों में पानी घुस चुका है। खेतों की फसलें तबाह। भयंकर हुआ प्रवाह, और इस प्रवाह में जो आम जिंदगी है वो फंस कर रह गई। और अब आगे बढ़ते हैं। कोरोना काल में जिस तरीके से तमाम चीज़ें चल रही हैं, लेकिन अयोध्या की हम बात करते हैं। और रामलला के भव्य मंदिर निर्माण के लिए देश भर से मिट्टी और जल अयोध्या पहुंचाने की मुहिम चल रही है। हर राज्य और शहर से लोग मंदिर निर्माण में अपना सहयोग देना चाहते हैं। कोई प्रयागराज से, कोई कानपुर से, तो कोई गोरखपुर से। इस रिपोर्ट में देखिए कि श्रद्धालु किस तरीके से मंदिर निर्माण में अपना योगदान दे रहे हैं। प्रयागराज से जल और मिट्टी चल चुका है। कानपुर से भी मिट्टी जा रही है। गोरखपुर में अगर हम बात करें तो गोरखनाथ पीठ से मिट्टी जा रही है। मेरठ, काशीपुर और पौड़ी से भी जो वहाँ की पवित्र मिट्टी है उसे पहुँचाया जा रहा है। बद्रीनाथ से भी कुछ लोग वहाँ की पवित्र मिट्टी लेकर रवाना हुए। कानपुर की मिट्टी, प्रयागराज का जल, गोरखपुर की मिट्टी, वाराणसी का जल। जी हाँ, देश के कोने कोने से इसी तरह राम की नगरी अयोध्या में मिट्टी और जल पहुंचाने की जैसे मुहिम चल पड़ी है। राम मंदिर निर्माण में हर कोई अपना अपना योगदान देने के लिए बेकरार है। भव्य मंदिर निर्माण में मेरठ के 3 पवित्र धार्मिक स्थलों की मिट्टी 3 कलशों में अयोध्या भेजी गई है। एक कलश में पवित्र तीर्थ स्थली गगोल की मिट्टी, दूसरे कलश में मेरठ के प्रसिद्ध औगड़नाथ मंदिर की मिट्टी और तीसरे कलश में मेरठ के प्रसिद्ध बालाजी और शनिधाम की मिट्टी है। तीनों कलशों में मिट्टी के साथ नवरत्न भी भेजे जा रहे हैं। भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनने के लिए बिल्कुल तैयारी हो चुकी है और अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण होगा, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरठ उसमें पीछे रह जाए। मेरठ की क्रांति धरा से भी मेरठ के 3 प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों से 3 कलशों में मिट्टी अयोध्या के लिए भेजी जा रही है। ये तस्वीर गोरखपुर की है। यहाँ गोरक्ष पीठ की पावन मिट्टी और जल राम जन्मभूमि अयोध्या के लिए भेजा गया है। राम जन्मभूमि की नींव में देश के सभी सिद्ध पीठों की पावन मिट्टी और जल डाला जाएगा। राम मंदिर निर्माण के आंदोलन में गोरक्ष पीठ का बड़ा योगदान रहा है।
हम लोग परम सौभाग्यशाली हैं कि एक ऐसा मंदिर जिसका सदैव से इतिहास रहा है, राम जन्मभूमि के साथ जुड़ा रहा है, ऐसे स्थान से हम लोग आज मिट्टी यहाँ से लेके जाएंगे। और यहाँ इस मिट्टी ले जाने के पीछे हेतु है कि यहाँ की कोटि कोटि जनता का जुड़ाव बने, उस मंदिर के साथ जुड़ाव बने, इसीलिए हर जगह से मिट्टी इकट्ठी की जा रही है। उधर प्रयागराज में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने संगम से जल और मिट्टी इकट्ठा किया। 5 लीटर जल को तांबे के घड़े और मिट्टी को लाल चुनरी में रखा गया। पूरे कार्यक्रम में वीएचपी के कार्यकर्ताओं ने दलित आदिवासियों को भी शामिल किया और सामाजिक एकता का संदेश देने की कोशिश की। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन 5 अगस्त को होना है। इस भूमि पूजन में तीर्थराज प्रयाग के संगम की मिट्टी और जल का उपयोग किया जाएगा और इसे मिट्टी और जल को आज विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता यहां पर एकत्र कर रहे हैं। इसके बाद इन्हें वीएचपी के पूर्व मुखिया अशोक सिंघल के आवास पर रखा जाएगा, वहां लोग दर्शन पूजन करेंगे और कल इसे अयोध्या के लिए रवाना किया जाएगा। हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद के तमाम पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद हैं। साथ ही साथ वो मिट्टी भी है, ये संगम की मिट्टी है, ये संगम का जल है जिसे तांबे के पात्र में रखा गया है। वहीं देवभूमि उत्तराखंड की पवित्र नदियों का जल और तीर्थ स्थलों की पवित्र मिट्टी भी भेजने का सिलसिला शुरू हो गया है। इसी क्रम में काशीपुर और पौड़ी की धरती की मिट्टी को भी आगामी 5 अगस्त को अयोध्या में होने वाले राम मंदिर भूमि पूजन के लिए भेजा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। विराट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अंबुजा सीमेंट। दवा इंडिया आई है। यहाँ पर हाई क्वालिटी जेनेरिक दवाइयाँ मिलती हैं जिनका दाम ब्रांडेड दवाइयों से बहुत कम होता है। जेनेरिक दवा के लिए सिर्फ दवा इंडिया। इनसे भी तो पूछो ये क्या पकाएंगे। लड्डू, कचौड़ी, जलेबी, एवरीथिंग, ऑल डिशेस वी हैव। इनकी तो बातों में ही स्वाद नहीं है, खाने में कैसे आएगा? स्वाद इज वेरी इम्पोर्टेंट। तो स्वाद आएगा कैसे? बिट्टी जी, ज्ञान देसी घी से। गेल उत्कर्ष सुपर 100 उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मेधावी एवं निम्न आय वर्ग के छात्रों के लिए इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा हेतु 11 महीने की निःशुल्क आवासीय कोचिंग। ऑनलाइन परीक्षा के लिए रजिस्टर करें www.csrlopentest.in। अधिक जानकारी के लिए कॉल या व्हाट्सएप करें 7987749483 7355520443। आप जिन्हें सौंपते हैं राज, वो आपके लिए बनाते हैं कैसी नीति। 2 प्रदेश 22 करोड़ है हम, जागरूक बनकर जगाएंगे सिस्टम। आपकी जरूरत और हक की आवाज, सत्ता और सिस्टम के साथ नतीजे दिलाने वाली सार्थक बात। देखिए राजनीति राजेंद्र देव के साथ सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ एबीपी गंगा पर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। कोरोना काल में बरेली से एक चौंकाने वाली खबर आई है। पुलिस ने यहां पर एक सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने मौके से कुल 15 लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें 9 युवतियां पश्चिम बंगाल सहित देश के अन्य इलाकों से लाई गई थी। बरेली के बारादरी थाना क्षेत्र के इस वेदा होटल पर जब पुलिस की टीम ने छापा मारा तो यहाँ हड़कंप मच गया और उसके बाद जो नजारा दिखा उससे तो लोग और भी सख्ते में आ गए। होटल से एक एक कई युवतियां निकल रही थी, गिनते जाइए। कुल मिलाकर 9 युवतियां और 4 युवक। पुलिस के मुताबिक ये युवतियां पश्चिम बंगाल सहित देश के दूसरे इलाकों से भी लाई गई थी। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए लोगों के पास से कई आपत्तिजनक सामग्री भी मिली है।
इन सभी के खिलाफ देह व्यापार अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। ये हमें सूचना मिली थी कि कई दिनों से एक गेस्ट हाउस है वेदा करके, जो बैंक्वेट हॉल के रूप में चल रहा है, वहाँ पे सेक्स रैकेट के काम होते हैं। जब सूचना पुख्ता हुई तो हमारे द्वारा इसमें रेड की गई, जिसमें हमने वहाँ से 8 लड़कियाँ और कुछ लड़कों को गिरफ्तार किया है। पूरा मामला संज्ञान में आने के बाद पता चला कि इसमें एक व्यक्ति जो सागर नाम का, जो बरेली का लोकल है, वो इसमें इन्वॉल्व है। आपको बता दें कि इन दिनों कोरोना काल चल रहा है और जानलेवा संक्रमण का खतरा हर तरफ है। ऐसे में ये गैर जिम्मेदार लोग समाज में अपराध को तो बढ़ावा दे ही रहे हैं, साथ ही संक्रमण का खतरा भी बढ़ा रहे हैं। सवाल अहम है, जिस जगह पर इन सबकी गिरफ्तारी हुई है, आखिर उस होटल मालिक या उसके स्टाफ को इस शर्मनाक और गैर कानूनी धंधे की भनक क्यों नहीं लगी? पुलिस ने हालांकि होटल स्टाफ को भी हिरासत में ले लिया है, लेकिन सवाल है कोरोना काल में इस होटल में इतने सारे लोगों का आना जाना कैसे संभव हो सका? बरेली से एबीपी गंगा के लिए अनूप मिश्रा की रिपोर्ट। और अब वाराणसी से एक ऐसी खबर जो आपको भी हैरत में डाल देगी। यहां पर भगवानपुर गांव में एक शिव मंदिर के सामने कुछ लोग लाखों के जेवरात की पोटली छोड़ गए। आखिर वो कौन थे? पुलिस अब उनकी तलाश कर रही है। मंदिर में जेवरातों की पोटली, पोटली में लाखों के जेवरात। जेवरात देख हैरत में पड़े लोग। कहां से आई जेवरातों की पोटली? जी हां, सोने चांदी से भरी ऐसी पोटली अगर किसी को मिल जाए तो सबसे पहले लोगों के जहन में यही सवाल होंगे, पोटली कहां से आई, पोटली किसकी है? जेवरातों से भरी इस पोटली की कहानी पर यकीन नहीं हो रहा, लेकिन ये सच है। वाराणसी के चौबेपुर के भगवानपुर गांव के शिव मंदिर में जेवरात की ये रहस्यमयी पोटली मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। पोटली खोलकर देखा गया तो लोग दंग रह गए। सोने चांदी के कई बेशकीमती जेवरात इस पोटली में थे। पुलिस अब ये जानने में जुटी है कि सोने चांदी से भरी ये पोटली यहाँ किसने छोड़ी और किस मकसद से छोड़ी। थाना क्षेत्र चौबेपुर के ग्राम भगवानपुर के गांव के शिव मंदिर पे किन्हीं अज्ञात व्यक्तियों द्वारा एक पोटली रख दी गई थी। इस सूचना पर पुलिस गई और पोटली को जब देखा गया तो उसमें कुछ जेवरात रखे हुए हैं, जिसमें 2 सोने की चैन है, 2 कड़े हैं, 3-4 अंगूठियां हैं, कुछ चांदी के जैसे हैं। इस प्रकार हम लोग इसकी तलाश कर रहे हैं कि कौन सा व्यक्ति था, कहाँ से आया, कैसे मंदिर पर रख के गया, इसकी जांच की जा रही है। सोने चांदी के इन जेवरातों की कीमत लाखों में आंकी जा रही है। वैसे पुलिस को जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक चौबेपुर क्षेत्र के गांव में कुछ लोग पूजा करने पहुंचे और ये पोटली छोड़कर चले गए थे। लेकिन वो कौन लोग थे? पुलिस इसकी सच्चाई जानने के लिए सीसीटीवी फुटेज का सहारा लेने में जुटी है। वाराणसी से एबीपी गंगा के लिए नीतीश पांडे की रिपोर्ट। और उत्तराखंड की कुछ अहम खबरों का रुख करते हैं। पिथौरागढ़ के मुनस्यारी तहसील में लुमती गांव में अब सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। राहत बचाव के काम के लिए अब एसडीआरएफ रेस्क्यू ऑपरेशन में फेल हुई तो सेना ने मोर्चा संभाला। सेना के जवान रस्सी के सहारे नदी को पार कर रहे हैं। जवानों ने गांव में फंसे बच्चे महिलाओं को सुरक्षित निकालने का काम शुरू कर दिया है। तो देखिए तस्वीर हम आपको पिथौरागढ़ के मुनस्यारी की दिखा रहे हैं, जहां पर एसडीआरएफ फेल हो गई। एसडीआरएफ की टीम जब काम नहीं कर पाई तब सेना को अब रेस्क्यू में उतार दिया है, जहां पर ग्रामीणों को निकालने की कवायद जारी है और बहुत सारे ग्रामीणों को बाहर निकाला भी गया। देखिए तस्वीर, जो ड्रम है उसमें बिठा बिठा कर ग्रामीणों को रस्सी के सहारे नदी पार करवाई जा रही है। इधर उत्तरकाशी के ब्रह्मखाल में हुई तेज बारिश से बाजार की दुकानों में बारिश का पानी घुस गया। लोग अपने दुकानों में भरा पानी को खाली कर रहे हैं। नाले की व्यवस्था नहीं होने से दुकानों में पानी घुस चुका है।
व्यापारियों ने ऑल वेदर निर्माण एजेंसी पर गुस्सा जताकर विरोध किया है। आप देखिए किस तरीके से पूरी दुकानें तबाह हो चुकी हैं और इस तरीके का बारिश का मटमैला पानी अगर दुकान में घुस जाए तो दुकान भी बर्बाद, धंधा भी बर्बाद, जो सामान रखा है वो भी बर्बाद। ऐसे में व्यापारियों का गुस्सा जायज़ है। कमरों में बहुत ही ज़्यादा जो औरत नहीं समझ रही है। तो ऑल वेदर निर्माण एजेंसी पर सवाल उठ गए हैं कि आखिर ये रोड बनाई गई तो नाली का इंतज़ाम क्यों नहीं किया गया, पानी ठीक से निकल पाए इसका इंतज़ाम क्यों नहीं किया गया। और इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही, बने रहिए हमारे साथ।